If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। अभी तक हम काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि काइनेमेटिक्स में फिजिक्स का कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस नहीं होता। आज से हम न्यूटन्स लॉ की बात शुरू करेंगे और न्यूटन्स लॉ में पहली बार फिजिक्स के लॉज इंट्रोड्यूस होंगे। इन लॉज को आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन लॉज को आपने काफी हद तक समझा होगा, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉज के साथ कि हर लॉ में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट मतलब कुछ फंडामेंटल टर्म्स होती हैं। उन फंडामेंटल टर्म्स का मीनिंग बिल्कुल ढंग से समझे बिना हम अगर लॉज को स्टडी करना शुरू करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट होगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वह हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है और फोर्स क्या होता है। इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद हम लॉज की बात शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इन कंसेप्ट को अच्छे समझ लेंगे, फिर लॉज को अच्छे समझ लेंगे, फिर उन लॉज को हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करने के लिए आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जो आईआईटी का एरिया है फिजिक्स का, उसमें अप्लाइड फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली फिजिक्स के लॉज को हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, उन सिचुएशंस को डील करना होता है। तो हम सबसे पहले इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स की बात शुरू करें। ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, लेकिन उसका रोटेशन नहीं होता। ए बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन चेंजेस इट्स लोकेशन without rotation. In translation motion, a body can move on a rectilinear or on a curvilinear path. अब देखिए ये ट्रांसलेशन मोशन में रेक्टिलिनियर पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे बॉडी चल सकती है और कर्व पाथ पे भी चल सकती है, लेकिन ये भी जो भी मोशन होगा विदाउट रोटेशन होगा। अब इनको समझने के लिए हम कुछ डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले बात करें ए बॉडी इन रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब इस बॉडी का जो भी मोशन होगा स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें एंड लेट अस सपोज हियर वी टेक ए रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका एक कॉर्नर ए शो किया है और ये सी इसका सेंटर पॉइंट है। इसको आप सेंटर मास भी बोल सकते हैं अगर ये प्लेट यूनिफॉर्म है तो। अब सेंटर मास एक्जेक्टली क्या होता है ये तो हम जब सेंटर मास चैप्टर की बात आएगी तब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप सेंटर मास कुछ कुछ जानते हैं, उसी मीनिंग से काम चलाते हैं। मान लीजिए टाइम टी पर ये बॉडी यहां पर है और हम ऐसा मान लें इस बॉडी को यहां से यहां जाना है, तो अब देखिए ये ऐसा मोशन होगा। इसमें अगर देखिए टी प्लस डेल्टा टी पे बॉडी यहां गई। अब ये जो डैश डैश लाइन पाथ हैं ये ए का पाथ है और ये सी का पाथ है। अब देखेंगे दोनों पाथ बिल्कुल पैरेलल हैं और आइडेंटिकल हैं, इक्वल भी हैं। अब इसमें रेक्टिलिनियर मोशन में चलो हमें समझ में आया कि ए और सी दोनों के पाथ बिल्कुल पैरेलल हुए। ऐसे ही अगर बॉडी पे हम कोई और पॉइंट ले लेते तो उनका पाथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता और इनके पैरेलल ही होता। अब कर्वीलिनियर पाथ में क्या होगा उसकी बात करें। फिर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बॉडी अज्यूम किया ए और सी और एक पाथ अज्यूम कर लें इसका। सपोज टाइम टी पे बॉडी यहां पर है और पाथ हमने कर्व ऐसा अज्यूम किया। अब लेट अस सी हाउ द बॉडी मूव्स। अब देखिए बॉडी यहां से यहां आई, टी प्लस डेल्टा टी पर यहां पहुंच गई। अभी भी आप देखिए ए और सी के दोनों के जो पाथ हैं, दोनों की जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसी तरह हम ए की बजाय कोई और पॉइंट बॉडी पे लेते तो उसका पाथ भी ऐसा ही होता। अब ये बात क्लियर है कि ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी के सारे पार्टिकल पैरेलल ट्रेजेक्टरीज पर मूव करेंगे और वो ट्रेजेक्टरीज बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। अब इनसे हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं उनकी बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाट दे आर, all the particles of the body and the mass center move on identical paths and these paths are parallel, so you can say on identical trajectories. Second one, all the particles and mass center of the body cover identical segments of their trajectories in a given time interval. Therefore, at any instant of time, all of them have equal velocities and accelerations. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो ये समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी के हर पार्टिकल, एक एक पार्टिकल का मोशन बिल्कुल एक जैसा होगा, सबके पाथ एक जैसे होंगे, किसी भी इंस्टेंट पर सबकी वेलोसिटी सेम होंगी और किसी भी इंस्टेंट पर सबके एक्सेलरेशन भी सेम होंगे। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अब वो कंक्लूजन में एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, पार्टिकल। पार्टिकल का एक जो आइडिया है, हमारे माइंड में ये शब्द आते ही सोचते एक बहुत छोटा सा पॉइंट, बट ट्रांसलेशन मोशन में या मैकेनिक्स में पार्टिकल का मीनिंग उस छोटे से पॉइंट के अलावा भी कुछ होगा, उसके बारे में सोचने की बात करते हैं। और वो क्या होगा, वो ट्रांसलेशन मोशन हमें सजेस्ट करेगा। ट्रांसलेशन मोशन of a body can be represented by motion of any of its particles। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि बॉडी के सारे पार्टिकल एक जैसा मोशन करते हैं। तो अगर बॉडी का मोशन हमें रिप्रेजेंट करना हो ट्रांसलेशन, तो उसका कोई सा भी पार्टिकल आप चूज कर लें, उसका जैसा मोशन होगा, पूरी बॉडी का मोशन वैसा ही होगा। दिस इज वाई वी कैन कंसीडर ए बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन एज ए पार्टिकल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। यही कारण है कि ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी का साइज कुछ भी हो, हम उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जैसे टर्म आपने सुना होगा, पार्टिकल काइनेमेटिक्स, पार्टिकल डायनेमिक्स। इनका मतलब हुआ हम केवल ट्रांसलेशन मोशन की स्टडी कर रहे हैं। जो मूविंग बॉडी है वो एक मटेरियल पॉइंट भी हो सकता है और एक एक्सटेंडेड बॉडी भी हो सकती है। In mechanics, a particle is either a material point or an extended body in translation motion। तो मैकेनिक्स में पार्टिकल टर्म का मतलब क्या हुआ? या तो एक छोटा सा जीरो साइज का मटेरियल पॉइंट, या कोई बड़ी बॉडी, साइज कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन उसका मोशन कैसा होना चाहिए? केवल ट्रांसलेशन मोशन। एक बात और भी है, हो सकता है बॉडी साथ साथ रोटेट भी कर रही हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मोशन हो, और ट्रांसलेट भी कर रही हो। तो अगर हम उस कॉम्प्लेक्स मोशन में केवल ट्रांसलेशन मोशन जब स्टडी कर रहे हैं तो रोटेशन एस्पेक्ट भूल जाएंगे। उस कंडीशन में भी हम एक्सटेंडेड बॉडीज को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। ये तो बात हुई ट्रांसलेशन मोशन की। तो ट्रांसलेशन मोशन से जो इंपॉर्टेंट आइडिया क्या निकला हमें, कि बॉडी के सारे पार्टिकल्स का मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, इसलिए हम बड़ी बॉडी को भी एज ए पार्टिकल डिनोट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये टर्म एक बार आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेगी कि क्या मोशन की भी क्वांटिटी होती है? अगर वो होती है तो वेलोसिटी होती है या कुछ और? इस बात को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब उस एक्सपेरिमेंट को हम एक्चुअली नहीं करते, लेकिन विजुलाइज करते हैं कि उन सिचुएशन में क्या होता है। तब उस थॉट एक्सपेरिमेंट में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहली, इफ टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी हैविंग ग्रेटर मास। मतलब 2 बॉडीज जिनके मास अलग अलग हो लेकिन वेलोसिटी सेम हो, उनको रोकना है, तो ऐसी बॉडी जिसका मास ज्यादा है उसको रोकने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब उसका मोशन खत्म करने के लिए आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ी, मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा थी। ऐसी कम मास वाली बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम। सिमिलरली हम दूसरा केस लें, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी। मतलब अगर इक्वल मास की 2 बॉडीज आ रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, उनको आपको रोकना हो, तो वो बॉडी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है इक्वल मास वाली बॉडीज में अगर कंपैरिजन करें तो। एक तीसरा केस और ले लें, इफ एनीवन आइदर मास और वेलोसिटी वेनिशेस, नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। एक बात तो क्लियर है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो रोकने की जरूरत नहीं, कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मास भी जीरो हो तो आपको उसको रोकने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब इस बात को प्रॉपरली विजुलाइज करने की जो थॉट एक्सपेरिमेंट की बात थी वो मैं आपसे बात करता हूं। सपोज आपको एक बटरफ्लाई 5-7 ग्राम की और एक स्टोन अबाउट 100 ग्राम का, दोनों अबाउट
40-50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं और आपको उनको टकरा अपने बॉडी से टकरा के रोकना है, और आपसे कहूं दोनों में से कोई एक चीज चूज करिए, तो आप चूज करेंगे बटरफ्लाई। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्वियस है, आप बोलेंगे सर उसमें चोट नहीं लगेगी, मतलब पत्थर रोकेंगे चोट ज्यादा लगेगी। चोट मतलब आपको उसको रोकने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। मतलब साफ है, यहां पे पत्थर में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो जो हैवियर बॉडी में जिसका मास ज्यादा है क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। अब यही काम आप सोच सकते हैं, सपोज वी हैव टू स्मॉल आयरन पैलेट्स मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दोनों के मास सेम है, एक मास मान लें सपोज 10 ग्राम 10 ग्राम, बट एक की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको दोनों को रोकना हो तो जो 1 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी उसको हाथ से रोकेंगे तो रुक जाएगी, बट वो 100 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी शायद आपके हथेली में होल्ड करती हुई निकल जाए, मतलब उसको आप रोक ही नहीं पाएंगे, या उसको रोकेंगे बॉडी से बहुत ज्यादा चोट लगेगी, आपकी बॉडी के अंदर वो पियर्स कर जाएगी। मतलब ऐसी बॉडी जिनके मास सेम है लेकिन जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा वेलोसिटी वाली बॉडी में अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा। अब इसी बात से ये भी सोच सकते हैं कि अगर वेलोसिटी जीरो होती या मास जीरो होता तो उसको रोकने के लिए हमें कोई कोशिश करनी ही नहीं होती। मतलब जीरो मास वाली बॉडी या जीरो वेलोसिटी वाली बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन है ही नहीं। Thus, quantity of motion in a body depends on its velocity as well as its mass। और ये डिपेंडेंस कैसा है कि दोनों में से किसी भी एक को इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, और दोनों में से किसी भी एक को डिक्रीज करेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन डिक्रीज होगा, और किसी भी एक को जीरो कर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जीरो हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन थिंक फर्दर, द सिंपलेस्ट रिलेशन satisfying all the above criteria to describe the quantity of motion is the product of mass and velocity। मतलब ऊपर जो हमने बातें डिस्कस की, इन सब क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता हुआ अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन को मास और वेलोसिटी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो सिंपलेस्ट रिलेशन व्हाट वी कैन राइट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसी को हम मोमेंटम के नाम से जानते हैं। और मोमेंटम जो टर्म है, इसको एक्चुअल टर्म है लीनियर मोमेंटम, बट बार बार यूज होगा तो इसको हम मोमेंटम बोल देंगे। रोटेशन मोशन में एक अलग टाइप का मोमेंटम इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो जब एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी तब दोनों मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लीनियर मोमेंटम और उसको एंगुलर मोमेंटम हम स्ट्रिक्टली बोलना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं आ रही है, हमें मोमेंटम टर्म से मतलब केवल लीनियर मोमेंटम है, तो हम इसको लीनियर मोमेंटम को सिंपली मोमेंटम ही बोलेंगे। Then what is linear momentum? The product of mass and velocity of a body known as linear momentum is equal to quantity of motion of the body। मतलब ये जो linear momentum है यही body की quantity of motion है। Now what we can visualize here, P is equal to momentum को symbol हम P दे दें, vector P is equal to mass into velocity vector। Now just see, suppose we consider a body of mass m मूविंग विद वेलोसिटी v। यहां देखिए, अगर आपको ये मास m की बॉडी, इसकी वेलोसिटी वेक्टर v है, एंड अगर इसका मोमेंटम लिखना चाहे तो v और m को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ हियर दिस इज द मोमेंटम, एंड इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम। नाउ व्हाट वी समराइज, लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया था। मतलब मोमेंटम टर्म को सिंपल मैथमेटिकल एम भी न लें, जहां भी मोमेंटम की बात आए हम बोलें ये मोशन की क्वांटिटी है, किसी बॉडी में कितना मोशन है वो मोमेंटम से रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली हम अगला कंसेप्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा इनर्शिया। ये इनर्शिया कंसेप्ट आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेट अस सी हाउ वी डिफाइन इट। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट is known as inertia of the object। It was first conceived by Galileo। अब ये स्टेटमेंट आप बार बार पढ़ेंगे। अगर मान लो इनर्शिया की बात आई तो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स यही स्टेटमेंट रिपीट कर देते हैं, बट लेट अस सी क्या हमने इस स्टेटमेंट का मतलब समझा है। अब इसका मतलब समझने के लिए इसको हम और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू प्रिजर्व इट्स क्वांटिटी ऑफ मोशन is known as inertia।
मतलब किसी बॉडी में अपना क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रिजर्व करने की टेंडेंसी होती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब मोमेंटम प्रिजर्व करने की टेंडेंसी होती है, और उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। मतलब हर बॉडी अपने मोमेंटम में चेंज का अपोज करेगी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। अब देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें इतना रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, रेस्ट, इन टर्म्स को हम कंबाइन कर दिया किसमें, एक सिंपल कंसेप्ट मोमेंटम, जो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन है। सो हाउ वी कैन सिंपली डिफाइन इनर्शिया? Inertia of a body is property due to which it opposes any change in its momentum. Due to its inertia, an object opposes any change in its momentum. बड़ा सिंपल सा आइडिया है। मास, क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मास एक वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनर्शिया फिजिक्स की एक बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसको मेजर भी करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा कि इनर्शिया भी मेजरेबल है? अब आप देखिए मास इज क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को मास में मेजर करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो ये है, इन कॉमन यूजेस द टर्म मास ऑफ ए बॉडी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मैटर इन दैट बॉडी। कॉमन यूजेस में हम मास को मानते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब बाजार में कोई चीज खरीद जाएंगे, बोलेंगे 1 kg शुगर दे दीजिए, लाइक दैट। ये कॉमन यूज की बात है। बट अगर आप फिजिक्स के पहले चैप्टर की बात करें, जब यूनिट डायमेंशन की बात पढ़े थे, वी हैव सीन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास एंड मोल। मोल का डिस्क्रिप्शन था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो अगर मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर है और मास और मोल दोनों फंडामेंटल हैं, तो मास क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं हो सकता। ये बात आपको वहीं सोचनी थी। अब अनफॉर्चुनेटली इन आवर बुक्स व्हाट इज मास एट दैट प्लेस इज नॉट रिटन, बट इफ यू सी योर 9th क्लास टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, यू विल फाइंड देयर इन फर्स्ट लॉ मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया को हम मास से मेजर करते हैं। एंड व्हाट वी कैन थिंक, बट इन मैकेनिक्स we are not concerned at all with quantity of matter in a material body, but with other aspect that is related to change in its quantity of motion. मैकेनिक्स में किसी बॉडी में कितना मैटर है उससे हमें मतलब नहीं है। मैकेनिक्स में मतलब के लिए यह है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, और क्वांटिटी ऑफ मोशन हम उसमें कितना चेंज कर पाएंगे, हमें बॉडी के इस एस्पेक्ट से मतलब है। इफ टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर मूविंग विद equal velocities, more effort is required to stop the body having greater mass. Therefore, mass serves as a suitable measure of inertia. ये जो आइडिया हमने पहला थॉट एक्सपेरिमेंट लिया था मोमेंटम समझने के लिए, वहीं से लिया कि अगर दो बॉडीज अनइक्वल मास की सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो वो बॉडी जिसका मास ज्यादा है उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब उस बॉडी में अपने मोमेंटम या क्वांटिटी ऑफ मोशन के चेंज होने को रोकने की टेंडेंसी ज्यादा है, या अपना मोमेंटम प्रिजर्व करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ग्रेटर मास वाली बॉडी में इनर्शिया ज्यादा है। तो यहां से आइडिया ये चूज किया, क्यों ना हम मास को इनर्शिया का मेजर ले लें। इन मैकेनिक्स में या फिजिकल साइंस में मास का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल इनर्शिया है। ये इस बात से समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने एक दूसरी क्वांटिटी डेजिग्नेट कर रखी है, दैट इज मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। In fact, in physical sciences, mass has no interpretation other than inertia. मतलब फिजिकल साइंस में, पूरी फिजिक्स में मास का इनर्शिया के अलावा और कोई मीनिंग है ही नहीं। जितनी जल्दी आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उतना ही अच्छा आप फिजिक्स समझ पाएंगे। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, ग्राम्स एंड पाउंड्स in SI, CGS and FPS systems of unit respectively. अब ये मास की यूनिट्स हैं। अब इनमें रिलेशन यू आर वेरी वेल नोन टू यू। 1 kg is equal to 1000 ग्राम is equal to 2.205 पाउंड्स। ये मास के डिफरेंट यूनिट्स का रिलेशन है। मास के बाद जो दूसरा कंसेप्ट या नेक्स्ट कंसेप्ट है वो फोर्स। फोर्स का कंसेप्ट भी हम बचपन से जानते हैं, बड़ा इंट्यूटिवली फैमिलियर है फोर्स से, बट उस इंट्यूटिव या जो एक हल्का सा आइडिया है
उस आइडिया को हमें यहां और ज्यादा रिफाइन करना होगा, एग्जैक्टली समझना होगा फोर्स क्या है। अब आप बिल्कुल क्लियरली या क्रिटिकली सोचना शुरू करें, वो विल फाइंड दैट ए फिजिकल फोर्स और सिंपली ए फोर्स अराइजेज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज या टू ऑब्जेक्ट्स। आप देखेंगे फोर्स वही होता है जहां दो बॉडीज होती हैं, एक फोर्स लगा रही होती है, कॉमन सेंस में हम कहते हैं, दूसरी पे फोर्स लग रहा होता है। एक्चुअली ये वाइस वर्सा हो रहा होता है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती हैं और इसको बोलते हैं उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो बॉडीज की म्यूचुअल इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फोर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। नाउ हाउ वी कैन फर्दर डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एक्सप्लेन्स म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स as the action of one body on another in form of push or pull, which brings out or tries to brings out a change in state of motion of the two bodies। मतलब फोर्स दो बॉडीज के म्यूचुअल इंटरेक्शंस का एक रिजल्ट है जो कि पुश और पुल के फॉर्म में दोनों बॉडीज एक्सपीरियंस करती हैं। और फोर्स करता क्या है? विच ब्रिंग्स आउट और ट्राइज टू ब्रिंग्स आउट। ये फोर्स या तो कर देगा या करने की कोशिश करेगा क्या? इन द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द टू बॉडीज। अब डिपेंड करता है बॉडीज की कंडीशन कैसी है। मान लो दो बॉडीज आपस में फोर्स लगा रही हैं, एक बॉडी को आपने फिक्स किया हुआ, एक बॉडी फ्री है, तो जो फ्री है वो मूव कर जाएगी, जो फिक्स है वो मूव नहीं करेगी। सपोज आप दीवार के सहारे खड़े होके एक टेबल को पुश करें तो आप नहीं मूव करेंगे, टेबल आगे जाएगी। लेकिन यही अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप खड़े होते और टेबल पुश कर होते तो डिपेंड करता कि टेबल भी थोड़ा आगे जाती, आप भी थोड़ा पीछे आते। या इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, हम एक स्प्रिंग के दोनों तरफ एक दो ब्लॉक लगाएं और टेबल पर रख के स्प्रिंग को दबा दें और छोड़ें। अब देखिए दोनों ब्लॉक्स एक तरफ जाएंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। और उसमें से अगर एक ब्लॉक को पकड़ के रखें और स्प्रिंग दबी छोड़ें तो जिसको पकड़ के रखा है वो मूव नहीं करेगा, जिसको आपने छोड़ा वो मूव करेगा। तो बात साफ है, ये फोर्स जो पुश और पुल की फॉर्म में एक्सपीरियंस होता है वो इंटरेक्टिंग बॉडीज के मोमेंटम को या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ फोर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? फोर्स हमेशा दो बॉडीज की म्यूचुअल इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर कि आपको ध्यान देना है। बाकी एस्पेक्ट्स से जो फोर्स का यू आर वेल फैमिलियर, पहले से आप जानते हैं, बट अभी जो ध्यान देने वाली बात वो ये है, फोर्स इज टू बॉडी इंटरेक्शन। फोर्स मतलब फिजिकल फोर्स या जिसको मतलब रियल फोर्स, मतलब टू बॉडी इंटरेक्शन से जो फोर्स क्रिएट होगा उसी को हम फिजिकल फोर्स या रियल फोर्स बोलेंगे या सिंपली फोर्स बोलेंगे। अगर कोई और टाइप का फोर्स आएगा जो विदाउट टू बॉडी इंटरेक्शन क्रिएट होता है या एक्सपीरियंस होता है, उसको हम रियल या फिजिकल फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको कोई और नाम देंगे। जैसे आप नाम सुना होगा सीडो फोर्स। अब सीडो फोर्स क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट हम जो स्यूडो फोर्स या ऐसी मान लो कोई और चीज हुई तो उसको नाम बदल देंगे फोर्स, जैसे यहां स्यूडो फोर्स लगा दिया या कुछ और लगा देंगे। बट अगर केवल फोर्स बोला है तो वहां केवल और केवल मीनिंग है ये रियल फोर्स या फिजिकल फोर्स जो टू बॉडी इंटरेक्शन से क्रिएट होता है। एक्शन एंड रिएक्शन ये दो टर्म्स हैं, इनसे भी आप फेमिलियर होंगे, बट वी शुड डिफाइन, हमें यहां पे इनको प्रॉपरली डिफाइन करना है। What they are? A mutual interaction between two bodies which creates force on one body also creates force on the other body। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन से जो फोर्स कहता होता है वो दोनों बॉडीज पे होता है। अगर वो म्यूचुअल इंटरेक्शन एक बॉडी फोर्स क्रिएट कर रही तो वही दूसरी बॉडी फोर्स क्रिएट कर रही होंगी। आप थर्ड लॉ पढ़े हुए जानते हैं, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन कहलाते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। लेट अस सी, force on one body under investigation is known as action and that on the other body as reaction। मतलब फोर्स दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हम एट ए टाइम किसी एक बॉडी का मोशन इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे ना, तो जिसका मोशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको एक्शन बोलते हैं, और दूसरी बॉडी जो फोर्स लगा रही है उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसको रिएक्शन बोलते हैं। अगर जिस पे रिएक्शन उसको स्टडी करने लग जाएंगे तो अब उस रिएक्शन को एक्शन बोलेंगे, और जिसको अभी हम एक्शन बोल रहे थे उसको रिएक्शन बोलेंगे। तो एक्शन और रिएक्शन का आइडिया आपको लग गया होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ आप सब जानते हैं, ये एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन।
कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्सेस, ये और एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। नाउ forces between two bodies created by interaction due to direct contact are known as contact forces, and forces created without any physical contact between the interacting bodies are known as field forces. मतलब ऐसी फोर्स जिनको क्रिएट होने के लिए बॉडी का आपस में टच करना जरूरी है, कॉन्टैक्ट। अब देखिए, टच करना एक या कॉन्टैक्ट एक बड़ी टेक्निकल टर्म है। हम कॉन्टैक्ट किसको बोलेंगे? कॉन्टैक्ट का मतलब होता है इनविजिबल गैप। ऐसा नहीं है कि जो बॉडी इस कॉन्टैक्ट में उनके बीच में गैप नहीं है। यू कैन थिंक देयर में सम बैक्टीरिया इवन सर्वाइव्स। आप अपने दोनों हाथों को टच कर लें, आप बोलेंगे इसमें अब गैप नहीं है, लेकिन उसमें भी बैक्टीरिया तो रह सकते हैं ना, मतलब उनके रहने लायक गैप तो है। अब देखिए, गैप मतलब उस गैप को जिसको आप अपने नेकेड आई से ना देख सके, उसी को हम कॉन्टैक्ट बोलते हैं, या बोलते हैं इनविजिबल गैप बिटवीन टू बॉडीज इज कॉन्टैक्ट। तो अगर कॉन्टैक्ट के कारण कोई फोर्स क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, और विदाउट कॉन्टैक्ट भी कोई फोर्स क्रिएट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। ऐसे फील्ड फोर्स के एग्जांपल आपके दिमाग में तुरंत आएंगे। मैग्नेट का आयरन पीसेस पे फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स। किसी बॉडी को अगर अर्थ से ऊपर उठा के छोड़ दें, नीचे गिरती, क्यों गिरती? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब अर्थ उस बॉडी के विदाउट कॉन्टैक्ट भी अपनी तरफ पुल कर पा रही है। तो इस टाइप के जो फोर्सेस फील्ड के कारण लगते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कारण ग्रेविटी फोर्स लगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कारण दो चार्ज के बीच में फोर्स लगा, और मैग्नेटिक फील्ड कारण मैग्नेट और आयरन के बीच में फोर्स लगा, इनको हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। टेंसाइल फोर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, force applied by a spring, force of normal reaction and friction are typical examples of contact forces, whereas gravitational pull of the earth, electric force and magnetic forces are examples of field forces. अब ये बहुत सिंपल सी बात है। तो आप देखिए क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स में डिफरेंस करना, एक्शन और रिएक्शन क्या होती है, फोर्स क्या होती है, इनको हमने बहुत क्रिटिकली एग्जामिन किया। एक बार रिवाइज कर लें। फोर्स में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने क्या अभी ध्यान दिया, वो है इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन। एक्शन रिएक्शन, टू बॉडी इंटरेक्शन में फोर्सेस दोनों बॉडीज पे लगेंगी। तो जिस बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं मोशन, उस पर लगने वाली फोर्स को एक्शन बोलेंगे और दूसरी पर रिएक्शन बोलेंगे। अब फोर्स लगने के लिए मैकेनिज्म कुछ भी हो सकती है, बट अभी हम ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्टैक्ट एंड फील्ड। ऐसे फोर्स जिनको लगने के लिए कॉन्टैक्ट होने की जरूरत हो, उनको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, और ऐसे फोर्स जिनको लगने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत ना हो, उनको बोलेंगे हम फील्ड फोर्स। स्टडी ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद हाउ फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज अफेक्ट देयर स्टेट ऑफ मोशन। इट डज नॉट इंक्लूड स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शंस। Therefore, in mechanics, it becomes immaterial to know the nature of interaction, that is electromagnetic, gravitational or nuclear or their combination or some other kind. मतलब मैकेनिक्स में फोर्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो मैकेनिक्स में ये देखना है फोर्स कितना है, और वो बॉडी के जो कंसर्न बॉडीज हैं उनके मोमेंटम में कितना चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या उनके स्टेट ऑफ मोशन में किस तरह से चेंज कर रहा है, ये एस्पेक्ट देखना है। यही कारण था कि न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब एक्सप्लोर किया, उस टाइम उसके माइंड में एक बात चल रही थी कि ग्रेविटी प्रोड्यूस क्यों होती है। बहुत सालों तक वो इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने चलो जितना एक्सप्लोर किया था, ग्रेविटी कितनी होती है, कैसे होती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने बुक प्रिंसिपिया के सेकंड पार्ट में पब्लिश किया। और शायद हम आज तक ये ढंग से या क्लियरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं कि व्हाई ग्रेविटी इज बीइंग क्रिएटेड। बट उन्हीं न्यूटन्स लॉ की मदद से हम मून मार्स मिशन तक कर पाए। सपोज अगर न्यूटन ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होता कि मैकेनिक्स में हमें केवल फोर्स की इफेक्ट को देखना है, फोर्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहा नहीं देखना है, तो हम शायद आज इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो इस बात को ध्यान दें, मैकेनिक्स में हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फोर्स किस मैकेनिज्म से क्रिएट हो रहा है, हमें इस बात से मतलब है ये फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। नाउ फोर्स की बात करते करते हम एक और इंपॉर्टेंट आइडिया, फोर्स है तो उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
अब देखो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बहुत सारी हो सकती है, बट मैकेनिक्स में केवल हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो मोशन को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करती है। नाउ व्हाट दे आर? मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, एंड थर्ड लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, बट ये लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ? अब देखिए फोर्स बॉडी पे कहीं ना कहीं तो अप्लाई होगा, तो उस पॉइंट से फोर्स की डायरेक्शन मिलकर एक लाइन बनाएंगी। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है, अगर रे को एक्सटेंड कर दें, यू विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। टू प्रेडिक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मस्ट बी नोन। अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन की बात हम थोड़ी देर के रोक दें तो हम ये बात ऑब्वियस है, किसी बॉडी पे आप कोई फोर्स लगाएं तो उस फोर्स का उस बॉडी के मोशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये तीन बातों से डिसाइड होगा। फोर्स कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है उसका, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, और बॉडी पे वो फोर्स को कहां लगाया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स इज डिसाइडेड बाय इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन। ये बात साफ है। नाउ वी कैन थिंक इन सम सिचुएशन, कंसिडर a uniform bar placed on a frictionless horizontal floor. A force F vector is applied on the bar. मतलब हम एक सिचुएशन कंसिडर करें, इसमें एक बार है यूनिफॉर्म जो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखी है और उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करें। अब जस्ट सी सिचुएशन हियर, ये जो बार है इसका C हम सेंटर मास मान लें, ये फोर्स लगाया, फोर्स इस पॉइंट P पर लगाया, A पर सॉरी, तो A और इस डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करें तो ये डैश 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 लाइन मिली, तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखिए यहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासेस थ्रू द मास सेंटर C ऑफ द बार अंडरगोज ट्रांसलेशन मोशन। इस केस में अगर बार को पुश करेंगे तो बार विदाउट रोटेट किए हुए ऐसे आगे जाएगी। यू कैन अगेन विजुअलाइज हियर दिस। और ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं। एक यूनिफॉर्म अपनी कोई बुक ले लें, बुक को टेबल पर रखें। अब वो फ्रिक्शनलेस तो नहीं है, फ्रिक्शन है। अगर आप बुक के बिल्कुल सेंटर लाइन से पास होता हो उसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो बुक विदाउट रोटेट किए सीधी जाएगी। अब वैसे करना बड़ा मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली सेंटर लाइन आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, वो हाथ थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बुक थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करिए। और ऐसा भी होता है टेबल सरफेस हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, तो बुक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन अनइवन होगा। हो सकता है आपका हाथ बिल्कुल सेंटर लाइन में पुश कर रहे हो, लेकिन उस अनइवन फ्रिक्शन की होने की वजह से बुक में थोड़ा बहुत रोटेशन हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने इसीलिए कंडीशन ली फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब हम इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलें, ए की बजाय हम थोड़ा सा इसको नीचे किसी पॉइंट पे अप्लाई करें, इसे बी पॉइंट पे अप्लाई किया। अगर ऐसा करेंगे तो बुक आगे भी जाएगी और रोटेट भी होगी। यू कैन विजुअलाइज इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स डज नॉट पास थ्रू द मास सेंटर, द बार अंडरगोज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बोथ। अब देखिए यहां से देखें तो ये इस पॉइंट बी से अगर इस डायरेक्शन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसी, तो ये क्या होती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। अब ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर मास से पास नहीं हो रही है। ऐसा फोर्स लगाएं तो अब देखिए कैसा बॉडी का मोशन होगा। यू कैन थिंक इस मोशन में ये बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे ट्रांसलेट भी कर रही है। एक बहुत स्ट्राइकिंग बात देखेंगे इसमें कि अभी भी उसका सेंटर मास स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों चल रहा है इस बात को हम एक्सप्लोर करेंगे जब सेंटर मास की बात करेंगे। बट यहां इस फैक्ट को हम एज ए ग्रांटेड अज्यूम कर लें कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, केवल एक फोर्स, वो फोर्स कहीं भी लग रहा हो, वो बॉडी का जो सेंटर मास होगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अगर एक सिंगल फोर्स है तो। नाउ वी कैन विजुअलाइज दिस मोशन अगेन। अब देखिए बॉडी रोटेट भी कर रही है, साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रही है। तो अगर यहां से क्या कंक्लूड किया, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से पास हो रहा है तो बॉडी में केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा, और लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से नहीं पास हो रहा है तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी होगा। अब हमें न्यूटन्स लॉ में केवल ट्रांसलेशन मोशन स्टडी करना है,
तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन की बात करना जरूरी नहीं है। अब देखिए दोनों ही केस में, इस केस में और इस केस में सेंटर मास का मोशन तो एक जैसा है ना। तो अब फोर्स कहीं भी लग रहा हो ट्रांसलेशन मोशन में, हमें इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है, हम फोर्स को किसी भी पॉइंट पर लगा हुआ मान सकते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स डिसाइड इट्स इफेक्ट ऑन ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन पे केवल दो ही चीजों से काम चल जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये फोर्स जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंडामेंटल, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन रोटेशनल मोशन और स्टडी करना है तो हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और मालूम होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स डिसाइड इट्स इफेक्ट ऑन रोटेशनल मोशन। मतलब रोटेशनल मोशन पर फोर्स का इफेक्ट अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए और उसका लाइन ऑफ एक्शन भी मालूम होना चाहिए। अब ये बात हुई फोर्स की, तो फोर्स के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट बात निकली, फोर्स क्या होता है? टू बॉडी इंटरेक्शन। एक बॉडी जिसको स्टडी कर रहे हैं उस पर जो फोर्स है उसको बोलेंगे एक्शन और दूसरी पर बोलेंगे रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन फोर्स का केवल कैसे प्रोड्यूस होता है इस बात को हमें मैकेनिज्म में नहीं एक्सप्लोर करना। मैकेनिज्म में केवल फोर्स कितना है और मोशन को कैसे अफेक्ट करना है इस बात को देखना है। देन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो न्यूटन्स लॉ में हम केवल ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन मालूम होना जरूरी नहीं है। आप फोर्स को कहीं भी लगा हुआ मान सकते हैं, बस केवल उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना। साथ में एक चीज और, फोर्स डायरेक्ट और फील, मतलब फोर्स लगने के लिए हो सकता है डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, कांटेक्ट में हो बॉडी, या विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स लगा रही हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फोर्स के जिनको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है या जो आइडिया है, लॉस ऑफ मोशन। इतनी बात सीखने के बाद हम लॉस ऑफ मोशन में एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए वो जनरली क्या था, यूजुअली जरूरत नहीं होती इतनी थियोरेटिकल बातें डिस्कस करने की, बट आई एम कंसर्न ऑन सम अदर एस्पेक्ट। अगर इन फंडामेंटल बातों को डिस्कस ना करें तो भी आप जो प्रॉब्लम्स आपके सामने बुक्स में हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, हम कई एग्जाम्पल करेंगे, आप बहुत सारे मेथड सीख जाएंगे, उन मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। बट मेरा क्वेश्चन कुछ दूसरा है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस एग्जाम्स एंड सम ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड। ये दोनों एग्जाम्स न्यू इनोवेटिव प्रॉब्लम्स के लिए जाने जाते हैं। आईटी एग्जाम्स में भी अबाउट 70-80% पेपर यूजुअल टाइप के क्वेश्चंस का होता है, बट देयर अगेन 20-30% क्वेश्चन वेरी इनोवेटिव। मतलब उसमें ऐसा एस्पेक्ट होगा कि वो मेथड आपने कभी सीखा ही नहीं होगा, वहां वो मेथड खुद सोचना होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो फंडामेंटल कंसेप्ट आप सीख रहे हैं इनकी जरूरत पड़ती है, तब आप मेथड सीख पाएंगे। अब जस्ट सी व्हाट वी डू इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं किसी भी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं उस सिचुएशन को आप सामने रखूंगा और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू थिंक इन एप्रोप्रिएट मेथड। आपके माइंड में एप्रोप्रिएट मेथड अपने आप आएगा। तो रादर देन आपको रिजल्ट बताएं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी डू, मैं आपके सामने सिचुएशन रखूं और आपके माइंड में एग्जैक्ट उसमें क्या करना है खुद निकल के आए, और यही तो अंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए बहुत जरूरी है आप इन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से समझें। नहीं तो बहुत आसान था, हम उतनी डिटेल न बात करते, फोर्स थोड़ी सी फोर्स की बात करते, थोड़ा सी इनर्शिया की बात करते, मोमेंटम की बात करते और सीधे लॉस ऑफ मोशन पे आ जाए, बहुत टाइम बचाते। बट ये जो टाइम आपने दिया ये आपको बहुत पे करेगा आगे इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब लॉस ऑफ मोशन के जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है उनको डिस्कस करते हैं। These laws are fundamental nature and consider force acting on a body as the only cause of alternation in the state of motion of the body। मतलब ये जो फोर्सेस, जो लॉज हैं, ये इनका नेचर फंडामेंटल है और ये फोर्स को केवल एक एजेंट या एक कज जो बॉडी के मोशन को चेंज करेगा उस तरह से देखते हैं। मतलब वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की, मैकेनिक्स में फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है उससे मतलब नहीं है, इस बात से मतलब है हाउ इट विल अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मोशन।
एंड दूसरी बात, ये तीनों लॉज फंडामेंटल हैं, इनका आपस में कोई ये नहीं कि फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकेंड लॉ, ऐसा नहीं हो सकता। ये लॉज, तीनों लॉ अपनी डिफरेंट फंडामेंटल बात को बताते हैं, इसलिए इनको 3 फंडामेंटल लॉज कहा गया। अब इस बात को समझने के लिए पहले हम तीनों लॉज को देखें, फिर देखेंगे व्हाई दे आर फंडामेंटल। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम जानते हैं। वेरी सिंपल। अगेन फर्स्ट लॉ की बात आएगी तो आपके माइंड में एक बड़ा फेमिलियर स्टेटमेंट आएगा। आई एम राइटिंग दैट स्टेटमेंट हियर। एवरी मटेरियल बॉडी प्रिजर्व्स इट्स स्टेट ऑफ rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by external forces impressed on it। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये एक बड़ा मुझे ट्विस्टेड टेस्ट, बड़ा क्लियर कट है, बट बड़ा लंबा स्टेटमेंट लगता है। वी कैन शॉर्ट, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अगर 2 कंसेप्ट अप्लाई कर दें। क्या इसमें यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट, मतलब मोशन की स्टेट में चेंज हो रहा है ना, मतलब मोशन की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम एक टर्म ले है, तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लॉ क्या है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब देखिए बात बड़ी सिंपल हो गई। सो व्हाट वी कैन डू फर्दर, इन अदर वर्ड्स, फोर्स इज द ओनली कॉज ऑफ एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ये फर्स्ट लॉ का क्रक्स है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, या उसका मोमेंटम तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। या यूं कहें कि बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वही उसके एक्सेलरेशन का कारण है और वही उसके मोमेंटम में चेंज का कारण है। और यहां जब फोर्स की बात हो रही है तो हम पहले कर चुके कि फोर्स का मतलब रियल फोर्स या फिजिकल फोर्स। ए फोर्स इज एन एजेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट डज नॉट सस्टेन मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स केवल क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम में चेंज करेगा, किसी भी बॉडी के मोशन को सस्टेन रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। ये कॉमन एग्जांपल बेसिकली है हमारे माइंड में डायलेमा, ये कि किसी बॉडी को हम किसी बॉडी पे पुश करके छोड़ दें, हम बोलेंगे थोड़ी देर रुक जाती है, या किसी भी चीज़ को चला के छोड़ दें यूनिवर्स में, मतलब अपने अर्थ पर, तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। तो एक मन में बात आती है कि मोशन को सस्टेन रखने के लिए फोर्स लगाए रखें तभी मोशन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अर्थ पर किसी भी सिचुएशन में देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। अगर किसी ब्लॉक को आपने ग्राउंड पे पुश करके छोड़ दिया या बॉल को रोल करके छोड़ दिया तो फ्लोर से अपोजिंग फोर्स लग रहा है। ब्लॉक को पुश करके छोड़ दिया तो फ्लोर से अपोजिंग फ्रिक्शन लग रहा है। बॉल को रोल करके छोड़ दिया तो फ्लोर से रोलिंग रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। दिस समवट डिफरेंट देन फ्रिक्शन जो ब्लॉक स्लाइडिंग में लग रहा था। रोलिंग रेजिस्टेंस कुछ और होता है, वो हम रोटेशन डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो ये अपोजिंग फोर्सेस लग रहे होते हैं, ये उस बॉडी के मोशन को धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो हम अगर ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं उनके बराबर फोर्स लगाए रखें तो बॉडी अब मूव करती रहेगी। तो ये जो अपोजिंग फोर्सेस इनहेरेंटली नेचर में प्रेजेंट हैं, उनके कारण हमको ये लगता है कि बॉडी के मोशन को सस्टेन रखने के फोर्स की जरूरत होगी। बट सपोज करें ऐसी यूनिवर्स जहां पे हम जिस फोर्स को चाहें केवल वही फोर्स लगे, ध्यान दें, हम जिस फोर्स को चाहें वही फोर्स लगे, तो उस यूनिवर्स में, उस पीस ऑफ वर्ल्ड में फोर्स मोशन को सस्टेन करने के लिए जरूरी नहीं होगा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी को हम आगे इनर्शियल फ्रेम के नाम से जानेंगे। इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड। ये अगेन जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको हमें अलग तरीके से बात कर ली। नेसेसिटी ऑफ ए फोर्स to change momentum of a body reveals that every material body has a natural tendency to preserve its state of motion, and force applied is necessary to overcome this tendency. This tendency of body to preserve its state of motion is the inertia. This is why this law is also known as law of inertia.
अधिक क्या है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते तो हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं ये समझना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है। मतलब उस बॉडी में अपने मोमेंटम को अपने आप चेंज नहीं करेगी, मतलब मोमेंटम को प्रिजर्व करने की टेंडेंसी है, यही तो इनर्शिया है। इसीलिए जो इनर्शिया की डेफिनेशन भी एक तरह से फर्स्ट लॉ ही है, और यही कारण है कि फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एक और आइडिया जो यहां से निकल के आएगा वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैंने अभी बात की। व्हाट इट इज, लेट अस सी। द फर्स्ट लॉ रिक्वायर्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which for any acceleration produced in a body only the force acting on the body can be responsible and not the acceleration of the frame of the reference. These frames of reference are known as inertial frames. अब देखिए बड़ा सोचने वाली बात है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक्सेलेरेशन केवल फोर्स के कारण आ सकता है और कोई कारण एक्सेलेरेशन का हो ही नहीं सकता। अब फोर्स कैसा, रियल फोर्स, टू बॉडी इंटरेक्शन। अब सपोज लो आप एक केबिन में बैठे हैं और केबिन का फ्लोर फ्रिक्शन रेस है और उसके बीच में एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब अचानक केबिन एक तरफ एक्सेलेरेट होना शुरू हो जाए, तो अगर आप केबिन के बाहर से देख रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे, वो ब्लॉक जहां था वहीं रहना चाहिए बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और केबिन आगे, ब्लॉक वहीं है, केबिन आगे जा रहा है। बट केबिन में बैठे हुए आदमी क्या ऑब्जर्व होगा कि ब्लॉक केबिन में पीछे की ओर जा रहा है, मतलब उसमें एक्सेलेरेशन आ गया। अब एक्सेलेरेशन क्यों आया, विदाउट एनी फोर्स। अब ये एक्सेलेरेशन तो सीडो एक्सेलेरेशन, एक तरह से फॉल्स एक्सेलेरेशन है ना। ये तो केबिन मूव कर रहा था इसलिए हमको रिलेटिव एक्सेलेरेशन दिखाई दिया, एक्चुअली तो उस बॉडी में एक्सेलेरेशन नहीं आया ना। इसलिए बात की कि किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलेरेशन केवल फोर्स से प्रोड्यूस होता है, रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलेरेशन से प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसी सिचुएशन मतलब वो अगर केबिन एक्सेलेरेट ना रहा होता तो हमें वो चीज ऑब्जर्व नहीं होती। तो अनएक्सेलेरेटेड केबिन जो होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा और एक्सेलेरेटेड केबिन जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। यही बात यहां डिस्कस की है। इस बात को आगे और डिटेल में जब सीडो फोर्स की बात करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस बात को मान लें, ऐसा फ्रेम रेफरेंस जिसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने के लिए केवल फोर्सेस और रियल फोर्सेस ही रेस्पॉन्सिबल हों, उनको हम बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। These reference frames are known as inertial frames, and another important aspect is what? Obviously, an inertial frame of reference must not be an accelerated reference frame. मतलब ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें एक्सेलेरेशन है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा, उसी को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल। तो ऐसा सारे रेफरेंस फ्रेम जिनमें एक्सेलेरेशन नहीं है वो सारे क्या है, इनर्शियल। बस अभी इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं ये वो पहचान। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, उनमें हम सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। अब आगे हम जो बात शुरू करें वो आइडिया क्या है, लेट अस सी द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड लॉ की बात करें। सेकंड लॉ आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉज में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम बड़े लाइटली लेते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ में वाई वी कॉल इट लॉ ऑफ इनर्शिया, वी ऑलवेज, अभी तक हम बड़ा लाइट लेते हैं, पर उस बात को समझने की बहुत जरूरत है। ऐसे सेकंड लॉ में कुछ बातें होंगी जिनको हमको समझना बड़ा जरूरी। लेट अस सी व्हाट द सेकंड लॉ इज। द फर्स्ट लॉ सजेस्ट दैट ए फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। द सेकंड लॉ प्रोवाइड्स नेसेसरी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन and relates the force applied with corresponding change in momentum। मतलब ये देखिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस। फर्स्ट लॉ केवल ये बताता है कि मोमेंटम चेंज के लिए फोर्स की जरूरत है, ये एक्सेलेरेशन तभी होगा जब फोर्स होगा, मतलब फोर्स रियल फोर्स। एंड सेकंड लॉ फोर्स कितना होगा और एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, मास क्या होगा, उनमें क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है। मतलब फर्स्ट लॉ एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है एंड सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव। इस तरह से दोनों फंडामेंटली डिफरेंट है। नाउ द लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स अप्लाइड। तो किसी बॉडी की मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ उस पर लगने वाले नेट फोर्स के इक्वल होगा और उसी की डायरेक्शन में होगा। अब डायरेक्शन में
यहाँ स्टेटमेंट में स्ट्रेस देने कह दिया, बट मैथमेटिकली सोचें तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, वेक्टर, और फोर्स इसके इक्वल है तो दोनों के वेक्टर इक्वल, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से, ए बॉडी ऑफ मास m इन ट्रांसलेशनल मोशन with velocity v, if acted upon by a net external force summation f vector, the second law suggests, मतलब अगर किसी बॉडी का मास m है, वो वेलोसिटी v वेक्टर से मूव कर रही है, इस पर नेट फोर्स समेशन f लगा, तो सेकंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन सी दिस समेशन f वेक्टर इज इक्वल टू d by dt ऑफ mv, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम। अब एक यहाँ सिंपल आइडिया लगा सकते हैं, अगर बॉडी का मास वेरी नहीं करे, मास कांस्टेंट हो, तो इस मास को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, और जैसे ही मास डिफरेंशिएशन से बाहर आया तो m इंटू डी by dt हो गया, और डी by dt इज व्हाट, एक्सेलरेशन। सो सेकंड आइडिया वी कैन आल्सो राइट, इफ a mass of the body is constant, the above equation relates acceleration a of the body with the net force summation f acting on it, and वो क्या हो जाएगा, summation f vector is equal to mass into acceleration vector। सो दिस इज द लॉ, ये लॉ है जो हम मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रहे ये कब अप्लाई हो रहा है, कि बॉडी का मास नहीं बदलना चाहिए, पर मास भी चेंज हो रहा हो तो विल गो इन दैट दिस फॉर्म। सो ये लॉ हम एक्चुअली वैसे तो इसको भी यूज करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सिंपलिसिटी के लिए जहां एक बॉडी कांस्टेंट मास की डील करना होगा वहां एफ इक्वल एम ए की बात करेंगे, समेशन एफ इक्वल एम ए। अगर मास भी वेरी कर रहा होगा या कुछ और सिचुएशन होगी तो हम इस फर्स्ट इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, समेशन एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी वेक्टर। ये सिचुएशन में सपोज एक बॉडी, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ये F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, Fi, बहुत सारे हो सकते हैं, Fn, देयर आर n फोर्सेस। तो अभी ये सारी फोर्सेस को हमने इस बॉडी पे शो कर दिया, तो ये डायग्राम मिला हमको। ऐसे डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, या शॉर्ट में FBD, ये नाम आपने सुना होगा। अब क्या होगा, इस FBD को हम एक काम और कर सकते हैं, इन सारी फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इन सारी फोर्सेस का वेक्टर हम निकाल लें, तो अब वो बॉडी पे अप्लाई कर दें इस तरह से, समेशन, ये हुआ समेशन एफ, इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट इज समेशन एफ। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ की जरूरत नहीं है। व्हाट वी डू फॉर दैट, वेक्टर एडिशन, बस सिंपली वेक्टर एडिशन से हम इस नेट फोर्स निकाल सकते हैं, बट आफ्टर दैट वी हैव टू यूज न्यूटन्स लॉ। व्हाट न्यूटन्स लॉ, दिस वे इज इक्वल टू एम ए। ये अब देखिए, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, यहां से यहां पहुंचने के लिए हमको न्यूटन्स लॉ की जरूरत होगी। लेकिन ये जो डायग्राम, सेकंड डायग्राम बना, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक डायग्राम। जैसे देयर इज नो नीड टू दैट डायग्राम, ये डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम, और ये क्या है, काइनेटिक डायग्राम। अब देखिए समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बात हमको कहने के लिए वी हैव टू यूज न्यूटन्स लॉ। दिस मतलब न्यूटन्स लॉ जब आप सिचुएशंस पे अप्लाई करेंगे तो जनरली वी हैव टू गो इन 3 स्टेप्स और 2 स्टेप्स। कई बार क्या होगा, हम सीधे यहां से इसको रिलेट कर देंगे, कई बार क्या होगा, इससे हमें ये आना पड़ेगा, फिर यहां से ये आना पड़ेगा। तो ये सारी फोर्स का जो रिजल्टेंट निकला, ये तो इसमें न्यूटन्स लॉ का कोई रोल नहीं है, ये है वेक्टर एडिशन। लेकिन this is equal to that is Newton's second law. So what we have got, what is second law of motion? Now we can come on third law of motion. The third law of motion, that is again very important because ये theoretical law है, कैलकुलेशन नहीं है, और जहां भी थियोरेटिकल बातें होती हैं उनको बहुत गहराई से समझें, क्योंकि उनके इंटरप्रिटेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। The first law describes qualitatively and second law quantitatively what happens to a body if a net force acts on it. Both of these laws do not reveal anything about what happens to the other bodies participating in the interactions responsible for the net force. मतलब ये फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों केवल उस बॉडी के बारे में बताएंगे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। वो दूसरी बॉडीज जो फोर्सेस लगा रही होंगी उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये फर्स्ट और सेकंड लॉ नहीं बताएंगे, ये एस्पेक्ट रिवील करेगा थर्ड लॉ। दैट इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अदर लॉ एंड थर्ड लॉ। जस्ट सी द थर्ड लॉ अकाउंट्स फॉर दिस एस्पेक्ट ऑफ द फोर्स। कौन सा एस्पेक्ट, जो बॉडीज फोर्स लगा रही होंगी उनके साथ क्या रहा होगा, मतलब जो बॉडीज हमारे
अभी इन्वेस्टिगेशन या स्टडी में नहीं है, उन पर लगने वाला फोर्स जो रिएक्शन कहलाएगा, उस रिएक्शन के बारे में थर्ड लॉ बोलेगा। द एक्शन एंड रिएक्शन originating from a mutual interaction between two bodies are equal in magnitude and opposite in direction. That is statement of third law. Here what is important? Important ये नहीं कि जो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, important मेरे हिसाब से वो होता है जिसको आप ध्यान ही नहीं देते। एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत ढंग से याद है। What is important here in this statement? Originating from a mutual interaction, मतलब एक्शन और रिएक्शन जो होंगी वो एक ही इंटरेक्शन का रिजल्ट होंगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है थर्ड लॉ पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक ही म्यूचुअल इंटरेक्शन के रिजल्ट होंगे एक्शन और रिएक्शन। ये आइडिया हमें एक्शन और रिएक्शन पेयर आइडेंटिफाई करने का काम आएगा। इस बात को हम भी डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, लेकिन उससे पहले एक जो और इंपॉर्टेंट आइडिया वो डिस्कस कर लें कि ये तीनों लॉ फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं। सी हियर फंडामेंटल नेचर ऑफ द लॉ, थ्री लॉज ऑफ मोशन। लेट अस सी व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल। दीज लॉज आर फंडामेंटल इन नेचर। द फर्स्ट लॉ टेल्स अस अंडर व्हाट कंडीशंस देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। द सेकेंड लॉ शोज हाउ टू मेजर फोर्स when it exists, and third law reminds us that a force is interaction between two bodies. अब देखिए फोर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है या होगा, इसकी तीन अलग अलग बातें हैं। पहला कि ऐसा इफेक्ट मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज होने के लिए फोर्स की जरूरत है, ये एक एस्पेक्ट है। और फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि फोर्स नहीं होगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ये कौन बताता है? फर्स्ट लॉ। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ फंडामेंटल हुआ। ये नेसेसिटी ऑफ फोर्स बताता है एक्सेलेरेशन के लिए। मतलब यहां से बात क्या हुई कि एक्सेलेरेशन हो रहा है तो रियल फोर्स का होना जरूरी है। अब सेकेंड लॉ क्या फंडामेंटल नेचर बताता है कि कितना फोर्स होगा तो कितना एक्सेलेरेशन होगा या कितना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा। ये फंडामेंटल बात सेकेंड लॉ बताता है कि फोर्स से कितना इफेक्ट क्रिएट होगा। एंड थर्ड फंडामेंटल एस्पेक्ट फोर्स का क्या है? अगर फोर्स एक बॉडी जिसको हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहा है, तो जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसको भी अफेक्ट कर रहा होगा। ये जो एस्पेक्ट वो थर्ड लॉ बताता है। इस तरह से तीनों लॉ फोर्स के तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को बताते हैं, इसलिए तीनों लॉ फंडामेंटल नेचर के हैं। नाउ अब हम इसके बाद जो बात थी कि एक ही इंटरेक्शन के एक्शन और रिएक्शन पे रिजल्ट होंगे, उनको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करें। द थर्ड लॉ पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर। नाउ व्हाट वी थिंक हियर, रिकॉइल ऑफ ए गन। ये बड़ा कॉमन एग्जांपल, वी डिस्कस इट हियर। नाउ लेट अस सी ए पिक्चर हियर, ए गन। इस गन में यहां से ट्रिगर ने जैसे किया, ये बुलेट में जो गन पाउडर था वो बर्न हुआ और ये देखो बुलेट बाहर जा रही है। व्हाई द बुलेट इज गोइंग आउट? बिकॉज ये जो गन पाउडर बर्न हुआ तो यहां पे जो बर्न्ड गैसेस बनी, उन गैसेस की प्रेशर की वजह से ये बुलेट बाहर जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। तो जो इसमें फोर्सेस लगेंगी वो कैसे होंगी? दिस फोर्स F बाई बर्न्ड गैस ऑन द बुलेट। ये गैस यहां से बुलेट को प्रेस कर रही होंगी। सिमिलरली ये F बाई बुलेट ऑन द बर्न गैस, अगर ये गैस यहां से बुलेट को प्रेस कर रही तो बुलेट भी इस बर्न गैस को यहां प्रेस कर रही होगी। नेक्स्ट आइडिया, दिस F बाई गन ऑन द बर्न गैस। अब यहां पे बर्न गैस को भी ये मतलब गन प्रेस कर रही, क्यों? क्योंकि ये बर्न गैस इस गन को पीछे की ओर इस फोर्स के कारण पुश कर रही है। दिस व्हाट F बाई बर्न गैस ऑन द गन। नाउ ये सारे फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अब इसमें आप देखिए अपोजिट कौन कौन से, ये दो अपोजिट पेयर हुआ, ये अपोजिट पेयर हुआ, इन दोनों का अपोजिट पेयर हुआ और इन दोनों का अपोजिट पेयर हुआ। तो क्या सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन वाले पेयर न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर हो सकते हैं? अगर आप इस बात पे ध्यान दें कि थर्ड लॉ पेयर होने के लिए उनका एक ही इंटरेक्शन से क्रिएट होना जरूरी है, तो आप कहेंगे सारे थर्ड लॉ पेयर नहीं हो सकते। अब ये दो फोर्स हैं, ये एक इंटरेक्शन से, इस कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये थर्ड लॉ पेयर होंगे। ऐसे ये दो फोर्स गैस और गन के बीच में कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं,
तो ये थर्ड लॉ पेयर होंगे पक्का। लेकिन ये और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, बट ये किसी एक इंटरेक्शन से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, सिंगल इंटरेक्शन नहीं है, तो ये थर्ड लॉ पेयर नहीं होंगे। ऐसे ये दोनों थर्ड लॉ पेयर नहीं होंगे। लेट अस सी हियर, दीज टू आर थर्ड लॉ पेयर, these two are third law pair, these two are not third law pair, and similarly these two are not third law pair. अब कौन से थर्ड लॉ पेयर हैं, कौन से थर्ड लॉ पेयर नहीं है, इस बात को समझने के लिए केवल और केवल उस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड लॉ पेयर होने के लिए केवल इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, वो एक ही म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्रिएट होने चाहिए। एक और बात है थर्ड लॉ पेयर के लिए कि ये कोलिनियर होनी चाहिए, एक ही लाइन में। नाउ आज की बात हम यही न्यूटन्स लॉ के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। मेरे ख्याल से इतना आइडिया एक दिन में सोचने के लिए सफिशिएंट होगा। लेट अस कम ऑन होमवर्क। फर्स्ट असाइनमेंट इज व्हाट, रिवाइज ऑल द आइडियाज कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स। जैसे हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, एक गन वाला, या कुछ थॉट एग्जाम्पल्स लिए। आज कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं ली, तो बीच बीच में कुछ थॉट एग्जाम्पल, थॉट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, उनके बारे में आप प्रैक्टिस करें सोचने की। नेक्स्ट, रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 5 फ्रॉम पेज नंबर 89 टू 97। अब देखिए अबाउट 8-9 पेजेस हैं, इनको पढ़ने में आपको अच्छा टाइम लगेगा, तो आप लेक्चर को देखें, उन पेजेस को रीड करें, क्योंकि पेजेस को तो लेक्चर देखने के बाद रीड करेंगे, क्योंकि आप अभी आपको मालूम पड़ा एंड ऑफ लेक्चर। इसके बाद लेक्चर्स को एक बार दोबारा देखने की कोशिश करें, जो जो बातें नहीं समझ में आई है कुछ समझने की कोशिश करें, एंड ट्राई टू पॉइंट आउट योर डाउट एरिया एंड यू कैन आस्क योर डाउट ऑन फोन। आप मुझे फ़ोन करके उन सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, और ये काम कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर से हम इन लॉज को अप्लाई करने की बात करेंगे मैथमेटिकली। मीन्स वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ टू टेकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और फिजिकल सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, और उनको एनालाइज करना भी शुरू कर देंगे। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग टुडे। I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.